नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्थिति की जो किसी के लिए भी बहुत डरावनी हो सकती है। मेरा मतलब है तीव्र अस्थमा का दौरा। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है, अक्यूट एस्थमा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। इसके कुछ हिस्से हैं हमारे पास। जी, तो आज हम इन्हीं प्रोटोकॉल्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जब अस्थमा का वो गंभीर वाला दौरा पड़ता है तो इमरजेंसी में डॉक्टर्स क्या करते हैं, मतलब क्या कदम उठाते हैं। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जान बचाने के लिए क्या-क्या तरीके होते हैं। बिल्कुल। चलिए तो फिर इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो जो तत्काल प्रबंधन होता है उसमें क्या-क्या शामिल है। सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दस्तावेज कहता है कि सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है मरीज को 100% ऑक्सीजन देना। हाँ, अगर मरीज खुद सांस ले पा रहा है तो एक खास मास्क से, रिजर्वायर मास्क कहते हैं उसे। जी, रिजर्वॉयर मास्क। और अगर सांस लेने में बहुत दिक्कत है या मतलब खुद नहीं ले पा रहा तो फिर वेंटिलेटर से मदद। हाँ, वेंटिलेटर सपोर्ट। और कभी-कभी तो वो सांस की नली वायु मार्ग को खुला रखने के लिए भी खास इंतजाम करने पड़ते हैं। ये बिल्कुल सही है। देखिए, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहली प्राथमिकता। हाँ, क्योंकि दौरे में सांस ही नहीं आती ठीक से। बिल्कुल। गंभीर अस्थमा में फेफड़ों तक हवा ही नहीं पहुंच पाती, तो वो जो वायु मार्ग है, सांस लेने का रास्ता, अगर वो सिकुड़ गया है या उसमें कोई रुकावट है, तो उसे खुला रखना ही जीवन बचाने के लिए जरूरी हो जाता है। ये पहला और सबसे अहम कदम है। अच्छा, ऑक्सीजन के बाद फिर अगला कदम क्या होता है? दवाएं। हाँ, दवाएं, खासकर नेबुलाइज्ड दवाएं। प्रोटोकॉल में साल्ब्यूटामॉल का जिक्र है, 5 मिलीग्राम, या फिर टर्ब्यूटलीन 10 मिलीग्राम। जी, इन्हें हर 15 मिनट पर या जरूरत पड़े तो लगातार भी दे सकते हैं। हाँ, लगातार भी। और एक चीज लिखी है, ऑक्सीजन चालित नेबुलाइजर का इस्तेमाल करना है। ये नेबुलाइजर क्या होता है और ये दवाएं करती क्या है? हाँ, देखिए, नेबुलाइजर एक मशीन है। ये क्या करती है कि जो दवा लिक्विड फॉर्म में होती है, उसे महीन भाप या धुंध में बदल देती है। अच्छा, एरोसॉल जैसा। हाँ, बिल्कुल, एरोसॉल, जिसे मरीज आसानी से सांस के साथ फेफड़ों तक ले जा सकता है। ठीक है। और ये जो दवाएं हैं, साल्बुटामॉल और टर्ब्यूटैलिन, ये एक खास ग्रुप की हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं इन्हें। बीटा 2 एगोनिस्ट। हाँ, आप ऐसे समझिए कि ये दवाएं वायुमार्ग की दीवारों में जो मांसपेशियां होती हैं ना, उनको एक सिग्नल भेजती हैं, रिलैक्स करो। अच्छा। तो जब वो मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, तो जो सिकड़ा हुआ वायुमार्ग है वो खुल जाता है, हवा आने जाने लगती है, सांस लेना आसान हो जाता है। समझ गया। लेकिन ये ऑक्सीजन चालित नेबुलाइजर ही क्यों? हाँ, इसका कारण सीधा जुड़ा है पहली प्राथमिकता से, ऑक्सीजन से। अच्छा। के साथ साथ मरीज को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। अरे वाह। मतलब एक साथ दो काम, बिल्कुल, एक तीर से दो निशाने। वायुमार्ग खोलने वाली दवा भी और जीवन बचाने वाली ऑक्सीजन भी। और गंभीर हमलों में कई बार दवा को लगातार देना, मतलब कंटिन्यूअस नेबुलाइजेशन, ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे फेफड़ों में दवा का एक लेवल बना रहता है जो लगातार वायुमार्ग को खुला रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गया हम्म और ये नेबुलाइजर वाली दवाएं। हम्म लेकिन अस्थमा में तो वो सूजन का भी तो मसला होता ना, सिर्फ मांसपेशियां तो नहीं सिकुड़ती। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अस्थमा में वायुमार्ग की जो अंदर की परत होती है, उसमें सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। उससे भी वायुमार्ग और संकरा हो जाता है और दौरा गंभीर हो जाता है। तो उसके लिए क्या है प्रोटोकॉल में? उसी सूजन से निपटने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। प्रोटोकॉल में दो ऑप्शन है। एक तो हाइड्रोकार्टिसोन 100 मिलीग्राम आईवी। आईवी मतलब नस में? हाँ, इंट्रावीनस मतलब सीधे नस में इंजेक्शन के जरिए हर 6 घंटे पर। और दूसरा? दूसरा है प्रेडनिसोलोन 40 मिलीग्राम गोली के रूप में। अच्छा, तो नस में देना है या गोली, ये कैसे तय करते हैं? और ये स्टेरॉइड्स काम कैसे करते हैं? क्या इनका असर फौरन होता है? देखिए, नस में दवा यानी आईवी तब देते हैं जब मरीज की हालत ज्यादा सीरियस हो, या मान लीजिए उसे उल्टी आ रही हो, या वो बेहोश हो, गोली ना निगल पाए। आईवी से दवा सीधे खून में जाती है और तेजी से काम शुरू कर सकती है। और गोली? अगर मरीज होश में है, गोली ले सकता है तो प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स का काम होता है सूजन पैदा करने वाले जो केमिकल्स होते हैं ना शरीर में, उनको कम करना। अच्छा। ये वायुमार्ग की सूजन को धीरे धीरे कम करते हैं। इनका असर देखिए नेबुलाइजर वाली दवाओं जितना तेज नहीं होता। मतलब टाइम लगता है? हाँ, कुछ घंटे लग सकते हैं काम करने में, लेकिन ये अस्थमा के जड़ पे असर करते हैं, उस सूजन पर,
तो ये दौरे को पूरी तरह ठीक करने और दोबारा होने से रोकने में भी मदद करते हैं। इसलिए ये भी इलाज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, तो नेबुलाइजर वाली दवाओं में सिर्फ सल्बुटामॉल या टर्ब्यूटलीन ही है या कुछ और भी हैं? प्रोटोकॉल में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का भी नाम है। हाँ है। अगर अस्थमा का दौरा बहुत ज़्यादा गंभीर है या मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो गया है, जान का खतरा है, तो प्रोटोकॉल में नेबुलाइज्ड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड भी शामिल करने को कहा गया है। अच्छा, डोज? 0.5 मिलीग्राम्स। इसे भी उसी ऑक्सीजन चालित नेबुलाइजर से ही देना है, हर 4 से 6 घंटे पे। ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये भी साल्बुटामॉल जैसा ही है क्या? नहीं, ये अलग तरीके से काम करती है। ये एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की दवा है। एंटीकोलिनर्जिक? हाँ, जहाँ सैल्बुटामॉल सीधे मांसपेशियों को रिलैक्स कर रहा था, वहीं इप्राट्रोपियम उन नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक करता है जो मांसपेशियों को सिकुड़ने को ऑर्डर देते हैं। ओ, तो ये अलग रास्ते से काम करता है। बिल्कुल, एक अलग मैकेनिज्म है। और समझने वाली बात यह है कि जब आप इन दोनों तरह की दवाओं को, मतलब बीटा-2 एगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक, एक साथ देते हैं ना, हाँ। तो उनका मिला-जुला असर अकेले किसी एक दवा से ज्यादा होता है। अच्छा। खासकर गंभीर हमलों में जब वायुमार्ग बहुत ही ज्यादा सिकुड़ गया हो, तो ये डबल एक्शन ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ लीजिए जैसे कोई बहुत जाम ताला हो, उसे खोलने के लिए 2 अलग-अलग चाबियां इस्तेमाल कर रहे हो। बढ़िया उदाहरण दिया। तो ये तो हो गए वो शुरुआती उपचार, ऑक्सीजन, नेबुलाइज्ड दवाएं, स्टेरॉइड्स और जरूरत पड़ने पर इप्राट्रोपियम। जी। लेकिन मान लीजिए किसी मरीज की हालत इन सब के बाद भी नहीं सुधर रही या और बिगड़ रही है, तब ऐसी हालत में डॉक्टर्स के पास और क्या रास्ते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, तीव्र अस्थमा का जो मैनेजमेंट है वो एक स्टेप्ड अप्रोच है, मतलब एक के बाद एक कदम। अच्छा, सीढ़ी की तरह। हाँ बिल्कुल। अगर पहली लाइन के ट्रीटमेंट्स जो आपने अभी बताए काफी नहीं होते, तो डॉक्टर अगले मतलब और इंटेंसिव उपचार की तरफ बढ़ते हैं। ये मरीज के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। तो अगला कदम क्या हो सकता है? प्रोटोकॉल में मैग्नीशियम सल्फेट आईवी का जिक्र है, 2 ग्राम 20 मिनट में। मैग्नीशियम, ये तो मैंने सुना लोग सप्लीमेंट लेते, ये अस्थमा में कैसे काम आता है? हाँ, ये काफी दिलचस्प है कि मैग्नीशियम सल्फेट जब आईवी दिया जाता है नस से, तो उसमें भी ब्रोंकोडायलेटर गुण होते हैं। मतलब वो भी वायुमार्ग को चौड़ा करता है? हाँ, कर सकता है। इसका ठीक तरीका पूरी तरह समझा नहीं गया है, पर माना जाता है कि ये सेल लेवल पर कैल्शियम के आने जाने को प्रभावित करता है। कैल्शियम? हाँ, कैल्शियम मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए जरूरी होता है, तो शायद मैग्नीशियम उस प्रोसेस में दखल देकर मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है। ये भी दिखाता है कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी हमारी सांस की प्रक्रिया के लिए कितना जरूरी है। इसे आमतौर पर तब इस्तेमाल करते हैं जब शुरुआती नेबुलाइजर दवाओं से उम्मीद के मुताबिक फायदा न हो रहा हो। ठीक है। मैग्नीशियम के अलावा एक और नाम है, एमिनोफिलिनाइन आईवी। हाँ, एमिनोफिलाइन। इसमें पहले एक लोडिंग डोज देने की बात है, 5 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से 20 मिनट में, और फिर लगातार इन्फ्यूजन मतलब ड्रिप। हाँ, इन्फ्यूजन। वो 0.5 मिलीग्राम प्रति किलो प्रति घंटा की दर से। ये लोडिंग डोज और इन्फ्यूजन का क्या चक्कर है? लोडिंग डोज का मतलब है दवा की एक शुरुआती तेज मात्रा देना, ताकि बॉडी में दवा का असर जल्दी शुरू हो, एक लेवल बन जाए। अच्छा। इन्फ्यूजन यानी ड्रिप से दवा को धीमी फिक्स्ड रेट पर लगातार देते रहते हैं, ताकि बॉडी में दवा का वो असरदार लेवल बना रहे। और ये एमिनोफिलाइन क्या करती है? ये भी एक ब्रोंकोडायलेटर है, वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देती है, लेकिन इसका काम करने का तरीका सैल्ब्यूटामॉल से थोड़ा अलग है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी दी है प्रोटोकॉल में कि अगर मरीज पहले से थियोफिलाइन वाली दवाएं ले रहा है तो लोडिंग डोज नहीं देना। क्यों भाई? ये चेतावनी बहुत जरूरी है। हाँ। होता क्या है कि एमिनोफिलाइन शरीर में जाकर थियोफिलाइन में बदल जाती है। थियोफिलाइन भी अस्थमा के इलाज में यूज होने वाली एक पुरानी दवा है, इसी ग्रुप की। अच्छा। तो अगर कोई मरीज पहले से ही थियोफिलाइन या उससे मिलती जुलती दवा ले रहा है, तो उसके शरीर में पहले से ही इस दवा का कुछ लेवल होगा। हाँ, होगा। ऐसे में अगर ऊपर से एमिनोफिलाइन का लोडिंग डोज दे दिया, तो शरीर में दवा की टोटल मात्रा खतरनाक लेवल तक बढ़ सकती है। टॉक्सिसिटी कहते हैं इसे। ओह, खतरनाक मतलब? इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन गड़बड़ाना या दौरे पड़ जाना। बाप रे। ये बात ये भी दिखाती है कि इमरजेंसी में भी मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, खासकर वो कौन सी दवाएं ले रहा है
ये जानना कितना जरूरी है। जरा सी चूक भी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। तो एमिनोफिराइन के अलावा नस में देने के लिए और भी कुछ है? हाँ, प्रोटोकॉल में आईवी सैल्बुटामॉल का भी जिक्र है। सैल्ब्यूटामॉल, वो तो नेबुलाइजर से दे रहे थे। हाँ, लेकिन इसे आईवी भी दे सकते हैं। इसमें भी पहले एक तेज डोज है 250 माइक्रोग्राम 10 मिनट में, और फिर लगातार इन्फ्यूजन। डोज क्या है इन्फ्यूजन का? 5 मिलीग्राम सैल्बुटामॉल को 500 मिलीलीटर सलाइन में मिलाकर 1 से 3 मिलीलीटर प्रति मिनट की दर से। लेकिन ये आईवी देने की जरूरत क्यों पड़ती है जब नेबुलाइजर है? देखिए, आईवी दवा देने का फैसला तब लेते हैं जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो। अच्छा। लेजर से दी गई दवा की भाप फेफड़ों की गहराई तक पहुंच ही ना पा रही हो। हाँ, रास्ता ही बंद हो तो दवा कैसे जाएगी? बिल्कुल। दूसरा, आईवी देने से दवा सीधे खून में पहुंचती है और पूरे शरीर में फैलकर अपना असर ज्यादा तेजी से दिखाती है। जब नेबुलाइज दवाएं काम ना कर रही हों या हालत बहुत नाजुक हो, तब आईवी दवाएं एक अहम विकल्प बन जाती हैं। और अगर ये सारे तरीके भी फेल हो जाएं, मान लीजिए मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है, सांस लेना एकदम मुश्किल, तब? क्या प्रोटोकॉल में एक शब्द है, इन एक्सट्रीमिस, मतलब अत्यंत गंभीर स्थिति। हाँ, इन एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है कि स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, जान पर बनाई है। ऐसी जानलेवा परिस्थिति में प्रोटोकॉल एड्रेनालिन इंजेक्शन पर विचार करने को कहता है। एड्रेनालिन? हाँ, एड्रेनालिन। त्वचा के नीचे एससी इंजेक्शन, डोज 250 से 500 माइक्रोग्राम। एड्रेनालिन, ये नाम तो बहुत सुना है, अक्सर इमरजेंसी में ही सुनते हैं। ये अस्थमा में क्या करता है? एड्रेनालिन एक बहुत ही पावरफुल दवा है। ये शरीर की फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का हिस्सा है ना। हाँ। इसके कई असर होते हैं, दिल की धड़कन तेज करना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, और साथ ही ये एक बेहद शक्तिशाली ब्रोंकोडायलेटर भी है। ओह। ये बहुत तेजी से वायुमार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करके उन्हें खोल देता है। लेकिन इसके इतने शक्तिशाली असर और साइड इफेक्ट्स के कारण इसे सिर्फ और सिर्फ बहुत ही गंभीर जानलेवा अस्थमा के दौरे में ही इस्तेमाल करते हैं, जब बाकी सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके हों। ये एक तरह से आखिरी दवाओं में से एक है। समझ गया। और अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर एड्रेनालिन भी काम ना करे, क्या इसके बाद भी कोई रास्ता है? हाँ, अगर इन सभी दवाइयों और उपायों के बाद भी मरीज की सांस लेने की हालत में सुधार नहीं होता, या वो इतना थक जाता है कि सांस लेना बंद करने के कगार पर पहुंच जाए, तो आखिरी विकल्प होता है इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन। इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन, ये सुनने में काफी सीरियस लग रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मरीज को वेंटिलेटर मशीन पर रखना। इंट्यूबेशन में क्या होता है, डॉक्टर मरीज के मुंह या नाक से एक ट्यूब डालते हैं जो सीधे सांस की नली ट्रेकिया तक जाती है। अच्छा। फिर इस ट्यूब को एक वेंटिलेटर मशीन से जोड़ देते हैं। ये मशीन फिर मरीज के लिए सांस लेने और छोड़ने का काम करती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। तो ये कब करते हैं? ये कदम तब उठाते हैं जब मरीज रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है, मतलब उसके फेफड़े और मांसपेशियां इतनी थक चुकी होती हैं कि वे शरीर के लिए जरूरी ऑक्सीजन खुद नहीं ले पाते और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पाते। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो मरीज के शरीर को ठीक होने का टाइम देता है। तो अगर हम इन सभी प्रोटोकॉल्स को एक साथ देखें तो ये साफ है कि तीव्र अस्थमा का मैनेजमेंट एक बहुत ही व्यवस्थित और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हर मरीज पर सब कुछ आजमा लिया। बिल्कुल, ये एक सीढ़ी की तरह है। शुरुआत बेसिक और सबसे जरूरी चीजों से, ऑक्सीजन, नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टेरॉइड्स। हाँ। फिर मरीज कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, दौरा कितना गंभीर है, उसके आधार पर डॉक्टर सीढ़ी के अगले पायदानों पर जाते हैं। शायद इप्राट्रोपियम जोड़ना, फिर जरूरत पड़ने पर मैग्नीशियम सल्फेट या आईवी दवाएं जैसे एमिनोफिलीन या सैल्ब्यूटामोल। और सबसे आखिर में जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, तब एड्रेनालिन या मैकेनिकल वेंटिलेशन जैसे गहन उपचार। और हर दवा या जो भी तरीका है उसका अपना एक खास काम है ना? कोई मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, कोई सूजन घटा रहा है। हाँ, यही तो इसकी खूबी है। हर कदम एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को टारगेट करता है जो अस्थमा के दौरे में प्रॉब्लम कर रहा होता है। मतलब मल्टी प्रोंग अटैक। हाँ, कह सकते हैं। एक बहुआयामी हमला है समस्या पर। एक ही समय में कई मोर्चों पर काम किया जाता है ताकि वायुमार्ग को जल्दी से जल्दी खोला जाए, सूजन को कंट्रोल किया जाए और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल किया जाए। इन प्रोटोकॉल्स का होना डॉक्टरों के लिए तो बहुत मददगार होता होगा। मतलब एक तरह से उन्हें पता होता है कि अब क्या फिर क्या। निश्चित रूप से। इमरजेंसी सिचुएशन में जब हर सेकंड कीमती होता है, तब ऐसे क्लियर गाइडलाइंस बहुत जरूरी होते हैं। हाँ,
वरना कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल। ये प्रोटोकॉल तय करते हैं कि इलाज एक सिस्टम से हो, कोई ज़रूरी स्टेप छूट ना जाए और इलाज को मरीज की ज़रूरत और हालत की गंभीरता के हिसाब से ढाला जा सके। इससे बेहतर नतीजे मिलने और मरीज की जान बचने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से बदलने वाला इलाज है। तो आज हमने अक्यूट एज़मा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के जरिए ये समझने की कोशिश की कि जब किसी को अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ता है तो इमरजेंसी रूम में क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं। जी। ऑक्सीजन से शुरू होकर कई तरह की दवाएं, नेबुलाइजर से, नस से, गोली से और फिर जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर सपोर्ट तक। ये वाकई एक जटिल लेकिन बहुत सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया का जो मुख्य मकसद है वो है जल्द से जल्द वायुमार्ग खोलना, सूजन कम करना और शरीर को भरपूर ऑक्सीजन पहुंचाना, ताकि मरीज की हालत स्थिर हो सके और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये असल में जीवन रक्षक उपायों का एक पूरा सेट है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये सारे प्रोटोकॉल तो तब के लिए हैं जब दौरा आ चुका है, मतलब इमरजेंसी से निपटने के लिए। हाँ। लेकिन क्या ये सोचना ज्यादा जरूरी नहीं कि ऐसी नौबत ही ना आए? मतलब अस्थमा का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे हो, ऐसे गंभीर दौरों को रोका कैसे जाए? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये शायद एक अलग लेकिन उतनी ही जरूरी चर्चा का विषय है। हो सकता है इस पर हम भविष्य में कभी और बात करें। हाँ, जरूर। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है।